नमस्कार, लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी एमसीक्यू क्लास 8 की हिस्ट्री के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने दूसरे अध्याय के महत्वपूर्ण नोट्स देख लिए थे। आज अपन दूसरे अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले आपने लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर विजिट करके अन्य उपयोगी प्लेलिस्ट के बारे में आप जानकारी देख सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो अध्याय का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी अपनी सत्ता स्थापित करती है। किस तरीके से क्या मामला होता है वो सारी की सारी। तो चलो एक एक करके अपन प्रश्नों की बातचीत करते हैं। सबसे पहले है कि बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिए थे। ये बात तो सत्य है कि भाई रेजिडेंट उन्होंने तैयार किए थे। ठीक है, रेजिडेंट तैयार कर दिए थे। इन रेजिडेंटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन है जो सही है। तो ये अब कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। यस, ये बात सत्य है। ये राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, तो ये तो सही है। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे। यस, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक्सप्लेन व्याख्या देख लो कि उपयुक्त तो दोनों कथन सत्य हैं। कंपनी द्वारा तैनात ये रेजिडेंट कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। इनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना था। इनका काम क्या था? इनका काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना। क्या काम था? कंपनी के हितों की रक्षा करना तथा उन्हें आगे बढ़ाना। ओके। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में बेदखल करने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा और इस तरह की चीज़ों में कंपनी के अफसर जो है वो इस बातों को तय करने लग गए थे। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन कित्तूर वर्तमान कर्नाटक में अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित हैं? बताओ कौन है भाई। प्रश्न संख्या 2, 2 के अंदर जो आपकी है वो है रानी चेन्नम्मा या रायन्ना। ये जो है ये है आपकी, क्या नाम कह रहा हूं, रानी चेन्नम्मा। ठीक है ना। और एक उनका वो क्या बोलते हैं, उनको जेल में डाल देने के बाद में एक और था रायना। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों को सम्मिलित करते हुए करेंगे तो ये आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। और व्याख्या में देख लो कि रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व शुरू किया, जिस कारण 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? रानी चेन्नम्मा की। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायना ने इस प्रतिरोध को जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उसने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उसे भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 के अंदर फांसी पर लटका दिया। तो पूरा मामला सेट। 1824, 1829 और 1830। आगे देखो, अंग्रेज गवर्नर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोपों में सफाई देनी पड़ी। यस। वॉरेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड लौटा तो उस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग चला दिया था। यस। भारत में लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके। सही उत्तर दीजिए। यस भाई, इसने सर्वोच्चता की नीति लागू की थी, इसी कारण तो भाई भारत में सबसे सर्वोच्च कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके कानून है वो सर्वमान्य होंगे। तो इनमें से जो अपन कथनों की बात करें तो आपका पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन तीनों को तीनों सही है। व्याख्या देख लो, उपयुक्त कथन तीनों कथन सत्य है। रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया, लेकिन कार्यकाल पूरा होने पर 1767 में भारत से जब रवाना हुआ तब उसकी संपत्ति 4,01,102 पौंड के बराबर थी। अतः 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी और उस मामले में बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसको आत्महत्या करनी पड़ी। वॉरेन हेस्टिंग्स के वापस लौटते ही एडमंड बर्के
ने उनके ऊपर बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने के कारण उनके ऊपर आरोप टेक दिया और इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग मुकदमा चलाया गया जो कि 7 साल तक चला। 19वीं सदी में शुरुआत की कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉरेंस हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का यह दावा था कि सत्ता सर्वोच्च है इसलिए भारतीय राज्यों से वो ऊपर है। ठीक है ना, तो इन्होंने एक नई नीति लागू की थी। ठीक है, आगे देखो। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वॉरेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की। ओके, सही बात है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यस, के साथ साथ कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। यस, दोनों कथन राइट है। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन है वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और एक्सप्लेन में देखो कि दोनों कथन सत्य हैं। वॉरेन हेस्टिंग के समय 3 प्रेसिडेंसी, कौन, बंगाल, मद्रास और बंबई, ये 3 प्रेसिडेंसियां थी और हर एक शासन गवर्नर के पास होता था और सबसे ऊपर जो होता था वो गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय हैं। 1772 में एक नई व्यवस्था के तहत उसने प्रत्येक जिले में 2 अदालत, एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत की स्थापना की। दीवानी अदालतों के मुख्य यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। अब जो दीवानी अदालत है, इस दीवानी अदालत का जो मुख्य है वो जिला कलेक्टर होते थे और फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती, काजी का मतलब है एक न्यायाधीश और मुफ्ती का मतलब है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है, के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम कर रहे थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय 1774 की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे देखो। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है की मृत्यु होने पर, देखो लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति है इसके बारे में क्या कथन है वो सही है। तो देखो, किसी नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है की मृत्यु होने पर उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। यस, इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय किया गया। नहीं, अवध का विलय नहीं किया गया था इसके अंदर, तो इसमें आपका केवल और केवल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देखो कि ब्रिटिश काल में अधिकरण की सबसे बड़ी लहर जो है वो 1848 से लेकर के 1856 के बीच में चली थी और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में एक नई नीति लाई गई जिसे विलय नीति कहा गया। और इस नीति के अनुसार किसी रियासत के शासक के पास मतलब शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई खुद का पुत्र वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाती थी। और इसके अंतर्गत सबसे पहली हड़पी जाने वाली जो आपकी रियासत है वो सतारा रियासत है जो 1848 में, इसके बाद में सबलपुर 1850, इसके बाद में छत्तीसगढ़, वर्तमान छत्तीसगढ़ का उदयपुर 1852, नागपुर का 1853 और झांसी जो कि 1854 में विलय हुई। 18 कथन जो 2 है वो गलत है। और 1856 में कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया और ये तर्क दिया कि अवध का जो राजा है वो शासन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं इसलिए हमने आपको आज़ाद करवाया है। लेकिन ये अवध पर कब्जा मजबूरी से किया गया जिसके कारण 1857 की क्रांति में ये भी एक कारण बनता है। ठीक है ना, तो छठा प्रश्न देखो। कथन ए, कंपनी ने एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष शासन स्थापित कर दिया। ठीक है, कंपनी को भय था कि रूस उत्तर पश्चिमी हिस्से में भारत को अपने प्रभाव में ले सकता है। बिल्कुल, छठे प्रश्न के अंदर बिल्कुल सही बात कही गई है कि कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले लें। इसी डर के चलते अंग्रेज उत्तर पश्चिमी भारत में भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 38 से 42 के बीच अफगानिस्तान के एक साथ एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। 1843 में सिंध भी अब कब्जे में आ गया और 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में भी अंग्रेजों ने 2 लंबी लड़ाइयाँ लड़ी और आखिरकार 1849 के अंदर अंग्रेजों को पंजाब के ऊपर अधिकार मिल गया। तो ध्यान रखना कि किस तरीके से रूस के प्रभाव को कम करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो कदम है वो भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में बढ़ाए थे। ठीक है,
आगे देखो प्रश्न संख्या 7। हाँ, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मराठों का दिल्ली पर शासन का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूटा। मराठा होता जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में सपनों जो दिल्ली में शासन कर वो टूटो कि नहीं टूटो, बिल्कुल। तो ये अपन ने देखा था नोट्स के अंदर। आपने अगर नोट्स नहीं पढ़े तो पहले नोट्स को पढ़ो, तभी आप इनको ये चीजें अच्छी तरीके से देख पाओगे। मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। क्या 7वें प्रश्न में दूसरा कथन सत्य है? यस, दूसरा कथन सत्य है। दूसरा, आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ? नहीं, पहला समाप्त हुआ, तो ये इसने गलत दे दिया। तीसरे, आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। यस, दिस इज राइट। तो पहला, दूसरा और चौथा कथन राइट है। इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा। व्याख्या देखो, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में समाप्त हुई, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का जो सपना है वो चूर चूर हो गया। इसलिए कथन एक जो है वो बिल्कुल सही है। युद्ध के बाद मराठा क्षेत्र को कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे राजवंशों के हाथ में आ गई, और ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत कॉन्फेडरेसी सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय मुख्य प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। अतः कथन 2 भी सही है। ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में हुआ था, जो कि सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था, जिसे कोई पक्ष जीत नहीं पाया। इसलिए कथन 3 जो है वो गलत है। दूसरे, आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के परिणाम स्वरूप 1803 में देवगांव की संधि हुई तथा उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग है वो अंग्रेजों को दे दिए गए। और 1817 और 19 के बीच में तीसरा मराठा आंग्ल युद्ध हुआ था, जिसके अंदर मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया और पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर के पास बिठूर एक जगह है, वहां पे उसको पेंशन के ऊपर भेज दिया गया। इसका मतलब कथन 4 सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा कथन जो है आपका सत्य है। आंग्ल मैसूर युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कथन जो है उनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखो, मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए। 8वां क्वेश्चन, मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच में 4 युद्ध हुए। ठीक है। तीसरे, आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई संधि के अनुसार टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। यस, ये भी बात सत्य है। और चौथे, आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का राजकाज पुराने वोडिया राजवंशों के हाथ में सौंप दिया गया। तो ये बात भी सत्य है। इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है वो डी राइट हो जाएगा। तो उपयुक्त कथन सभी सही है। और मैसूर के साथ कितने युद्ध हुए? तो देखो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, और चौथा जो है वो 99 जो आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध होगा। और 1792 में मराठों हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी के संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी, और इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बनाकर अपने पास रख लिया। चौथे अर्थात श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई में कंपनी को सफलता मिली और टीपू अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मारे गए। इसके बाद मैसूर का राजकाज पुराने वहां के वोडिया राजवंश, ये ध्यान रखना, ये कई बार छुपा हुआ रुस्तम प्रश्न निकल जाता है, हाथों में सौंप दिया गया, और इसके बाद मैसूर प्रशासनिक संधि सौंप दी गई। तो बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखो, प्रश्न संख्या 9, मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, मैसूर रियासत के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले देखो, हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के अंतर्गत आता था। क्या ये बात सत्य है? यस, दिस इज राइट। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। यस, टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डसों से नहीं की थी बेटा, ये किससे की थी? फ्रांसीसी व्यापारियों से सहायता ली थी। तो आपका इसमें जो कथन राइट हो जाएगा 9 के अंदर, वो हो जाएगा 1 और 2। ठीक है। आगे देखो, व्याख्या देखो कि हैदर अली का शासनकाल 1761 से लेकर के 1782, और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का जो शासनकाल था वो 1782 से 1799 के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर की रियासत के नियंत्रण में था। यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। अतः कथन 1 सही है। और 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोका तथा स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। टीपू को शेर मैसूर के नाम से जाना जाता था तथा इसके राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। अतः कथन 2 भी सही है।
टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनसे मदद लेकर अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया, जिसके कारण अंग्रेज नाराज हो गए और टीपू सुल्तान के ऊपर हमला टेक दिया। इसका मतलब कथन जो 3 है वो आपके प्रश्न के अंदर बिल्कुल गलत दिया हुआ है। आगे देखो प्रश्न संख्या 10, साइक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब साइक संधि जो होती है उसका मतलब क्या होता है? इस व्यवस्था को स्वीकार करने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। यस, दिस इज राइट। इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्चा रियासतों को चुकाना पड़ता था। यस, ये उस जो सहायक संधि होती थी उसके अंदर एग्रीमेंट की तरह ये इसके अंदर सारी चीजें लिखी होती थी। आज के जमाने में अपना एग्रीमेंट कराते ना, वो सारा सिस्टम इस संधि के अंदर होता था। रियासतों द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम न दे पाने पर जुर्माने के तौर पर उनका इलाका छीन लिया जाता था। तो ये भी सही है। कथन 1, 2 और 3 इसके अंदर सही है। व्याख्या देखो, उपयुक्त कथन तीनों सत्य है। कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया में सहायक संधि का प्रयोग किया गया, जिसके तहत इसे स्वीकार करने वाली रियासत को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। उन्हें कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए उन्हें खर्चा भी देना पड़ता था। कंपनी को खर्चा देती थी रियासतें। अगर भारतीय शासक ये रकम अदा करने में चूक जाए तो जुर्माने के तौर पर उनका जो इलाका है वो कंपनी हड़प लेती थी। और उदाहरण के तौर पर जब गवर्नर जनरल वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल था, तब अवध के नवाब ये चुका नहीं पाए तो 1801 में आधे से अधिक इलाका है वो कंपनी के हाथों में चला गया था। और इसके बाद आधार हैदराबाद भी है, उसके भी कुछ इलाके इसके अंतर्गत गए थे। आगे देखो, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद में आए थे डच, पुर्तगाली। कौन सा प्रश्न है? 11वां प्रश्न है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। देखो, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है? देखो, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद में डच, 3 नंबर पे अंग्रेज, 4 नंबर पे डैन और 5 नंबर पे फ्रांसीसी। ठीक है, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया गया। ओके, बक्सर के युद्ध के बाद में नहीं किया था, 1765 में मृत्यु हुई थी ना उसकी, तब हुआ था। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीज़ों खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं थी। ये कथन सत्य, तो इसमें केवल बी राइट हो जाएगा। और देखो 12 अगस्त 1765, क्योंकि बक्सर का युद्ध तो 1764 में हुआ था ना, तो इसका मतलब वो नहीं होगा। 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। कब किया था? 12 अगस्त को। ठीक है, नियुक्त किया, न कि बंगाल के नवाब थे नवाब ने। ठीक है ना, ओके, वेरी गुड। क्या जवाब दिया है कि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने, किसने? मुगल सम्राट ने कंपनी का मतलब कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया गया, न कि बंगाल के नवाब ने उसको नियुक्त किया था। अतः कथन 1 जो है वो गलत है। यस 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 यस, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने, ये बात, या बंगाल का नवाब नहीं आएगा, मुगल सम्राट। ठीक है ना। अतः कथन जो एक है वो गलत है। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया और उस समय तक कंपनी को भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी से खरीदनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने लायक कोई चीज़ ही नहीं थी। और जैसे ही दीवानी मिल गई, यानी प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोना की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अतः कथन 2 है वो बिल्कुल सही है। अब भारत से होने वाली आमदनी से ही कंपनी अपना खर्चा चला सकती है। ठीक है, बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध कंपनी और मीर जाफर के मध्य लड़ा गया। क्या ये बात सत्य है? बक्सर का युद्ध, क्या ये बात सत्य है? क्यों सत्य होगी? क्योंकि मीर जाफर थोड़ी आएगा भाई साहब, मीर कासिम आएगा। ठीक है ना। इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। नहीं, बिल्कुल गलत बात। मीर कासिम तो भाग गया बंगाल से, भगा दिया साले को उसको। फिर मीर जाफर को बना दिया गया था 5 लाख रुपए के। इस युद्ध के बाद नवाब को हर महीने 5 लाख, वो सालाना नहीं है, ध्यान रखना है ना, हर महीने। मैंने आपको नोट्स के अंदर मैंने बताया था सालाना, पहले हालांकि लिखा हुआ हर महीने था, मैंने गलती से सालाना बोल दिया होगा। तो यहाँ जो वापस इसको बनाया था ना मीर जाफर को, तो मीर जाफर को हर महीने उसको 5 लाख रुपए देने पड़ते थे। तो यहाँ जो बात कथन 3 है वो बिल्कुल सत्य है और आपका ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा।
बक्सर का युद्ध 1764 में कंपनी और मीर कासिम के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में कंपनी की जीत हुई अतः कथन 1 गलत है। कंपनी की जीत के बाद मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया, कथन 2 भी गलत है। ठीक है, और इस युद्ध के बाद नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए देने पड़ते थे, इसका मतलब कथन सी सही है, जो कि आपके ऑप्शन में बता दिया गया। आगे देखो, प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सेना का नेतृत्व किया था। यस। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। यस। इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? अरे भिड़ू, डी राइट हो जाएगा। व्याख्या पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना है, चीज़ें आपको पढ़ाई हुई है, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है। तो अगर पढ़ना है तो आप वीडियो पोस्ट करके देख लो। मैं डायरेक्ट 15वें क्वेश्चन पे चलता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले नजरानों की मांग की। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकारों के बदले नजराने की मांग की, तभी तो इनके बीच में युद्ध का कारण पैदा हुआ। नवाबों ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार तो दिया, परंतु कंपनी की किलेबंदी को रोक दिया गया। ये बात गलत है। नवाबों ने कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और कंपनी की किलेबंदी भी रोक दी गई। ये दोनों, ये कथन सत्य है, लेकिन ये इन्होंने गलत दे दिया, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन केवल और केवल एक राइट हो जाएगा। बंगाल के नवाब की शक्ति के शासक, बंगाल के नवाब शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया गया और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगने शुरू कर दिए। तो कथन 1 सही है। इन्होंने कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी बढ़ाने पर रोक दे दी और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप टेक दिया, और उन्होंने दलील दी कि इस वजह से बंगाल सरकार को राजस्व की वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकतें कमज़ोर पड़ रही है। ठीक है, और कंपनी के नवाब राज्य के आंतरिक मामले में टांग अड़ा रहे हैं। साथ ही कंपनी ने कहा कि अधिकारियों की बेतुकी मांग से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है, और ये टकराव दिनों दिन बढ़ते गए और इसी कारण दोनों कंपनियां और ये क्या बोलते हैं, मुगलों के बीच में और सॉरी बंगाल के नवाबों के बीच में और कंपनी के बीच में तनाव बढ़ गए और आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दी और अंत में LIC का युद्ध हो गया। तो थी 16% पढ़ो, जीते हूँ पानी पिया हूँ, पिया हूँ। ओके, हाँ चलो आप पढ़ो, तब तक मैं पानी पीऊँ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बंगाल के नवाब का सही क्रम है? सी जो है वो सही ऑप्शन है। मुर्शीद कुली खान, सिराजुद्दौला और अली वर्दी खान। नीचे दिए गए नवाबों में सबसे पहले मुर्शीद कुली खान नवाब बना, मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान बना और अली वर्दी खान के बाद में आपका सिराजुद्दौला बना, जो 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद में बना था। 17वां देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कोलकाता गांव की जमींदारी खरीद ली थी, जो कि बाद में कोलकाता बना। यस, इट्स राइट। कंपनी ने मुगल बादशाह और औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार वह और कंपनी के अफसरों जो निजी तौर पर व्यापार चलाते हैं, दोनों बिना शुल्क व्यापार कर सकते हैं। नहीं, दूसरे कथन में गड़बड़ है। 17वें के दूसरे कथन में गड़बड़ है, इसका मतलब आपका कथन एक ही राइट होगा। देखो, उन्होंने फरमान दिया था, लेकिन फरमान के अंदर ऐसे थोड़ी ना लिखा था कि निजी व्यापारी जो है वो भी बिना शुल्क चुकाए आपके व्यापार कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक आदमी हमला भी करता है। कौन हमला करता है? औरंगजेब के इस फरमान से केवल कंपनी के ही शुल्क व्यापार का अधिकार प्राप्त था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्हें शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल की राजस्व वसूली है वो कम हो गई थी। ठीक है ना, आगे देखो। 17वीं शताब्दी के प्रथमार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। ओके। भारत के बने बारीक सूती कपड़े को रेशम की यूरोप के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी। भारत का जो सूती कपड़ा बना हुआ था, इसको रेशम के बाजारों में बहुत अधिक मांग प्राप्त थी। ओके, 18वां क्वेश्चन, इसके अंदर आपका डी ऑप्शन राइट है।
ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। ठीक है, भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी। यस, इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। तो तीनों कथन बिल्कुल सत्य है और ऑप्शन आपका जो डी है इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सारे प्रश्नों के अंदर व्याख्या बता चुका। ठीक है ना, आगे देखो 19 प्रश्न को पढ़ो। हाँ, पहली बार यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्र मार्ग का पता वास्को द गामा नामक खोज यात्री द्वारा लगाया गया। यह यात्री निम्नलिखित में से किस देश का था? पुर्तगाल। ठीक है, वास्को द गामा एक पुर्तगाल खोजी यात्री था। उनमें 1498 में पहली बार यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग को खोजा। 20 क्वेश्चन, वास्को दी गामा के बारे में निम्नलिखित कथनों को सत्य कथन कौन से कथन है जो सत्य है के बारे में जानकारी पाता हो? तो फटाफट इनके आंसर बताते चलो। हाँ, पहला कथन है कि वास्को दी गामा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उसने यूरोप से लेकर भारत तक नए तथा सभी समुद्री मार्गों की खोज की। यस, वह 17 मई 1498 को कोचीन बंदरगाह पर आया। क्या ये बात सत्य है? यस, नहीं, 17 मई 1498 को कोची बंदरगाह पे नहीं आया था, ये बात गलत है। उसके बाद में कोची के शासक द्वारा उसका शत्रुतापूर्ण स्वागत किया गया। नहीं, उसने 502 में भारत की दूसरी यात्रा की। बिल्कुल, तो इसके अंदर आपका जो कथन है वो ये राइट हो जाएगा, 1 और 4। अब अपने कौन सा कथन गलत हुआ? दूसरा कथन गलत हुआ है। तो दूसरा कथन जो है उसके अंदर है 20 मई 1498 को आया था। कब आया था? 20 मई 1498 को आया था। और कहाँ पे आया था? तो ये आया था आपके कालीकट तट पर आया था, कालीकट तट। ठीक है, और कोची के शासक ने इसका थोड़ी स्वागत किया था। ठीक है ना, इसके शासक कौन सा था? तो यहाँ का शासक हो जाएगा, कहाँ का शासक हो जाएगा? आपके कालीकट का शासक होगा। और शत्रुतापूर्ण स्वागत नहीं करेगा, वो मित्रतापूर्ण स्वागत करेगा। ठीक है ना, मित्रतापूर्ण। आगे देखो 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1690 में सुल्तानती में एक कारखाने की स्थापना की। कौन सा सुल्तानती? सुल्तानती में एक कारखाने की स्थापना किसने की? जॉब चौरनॉक ने स्थापना की, लेकिन ये अपने किताब के अंदर आया ही नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। मद्रास निर्माण स्थल किसने और किसने प्राप्त किया? मद्रास का जो निर्माण स्थल है वो किसने और किसके द्वारा प्राप्त किया गया? तो ये किया गया था चंद्रगिरी के राजा से, फ्रांसिस डे ने। ठीक है ना, और फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम को उनके संबंध बस्तियों को चिन्हित करें। ठीक है ना, इनके कौन कौन सी संबंध बस्तियां थी? तो इनकी जो बस्तियां थी वो थी मद्रास और कलकत्ता। जॉर्ज फोर्ट सेंट जॉर्ज के लिए मद्रास था और फोर्ट विलियम के लिए जो था वो आपका कलकत्ता था। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखो। 24वें क्वेश्चन के अंदर जो आपका ऑप्शन देखो, पश्चिमी तट पर ब्रिटिश गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1867 तक पश्चिमी तट पर अंग्रेजों के कारतूस कारखाने सूरत। ओके, 1867 तक सभी अंग्रेजी कारखाने सूरत स्थित कारखाने के अध्यक्ष परिषद के नियंत्रण में थे। यस, उसके बाद में 1670 में कंपनी ने इसे केवल 100 पाउंड की मामूली राशि बॉम्बे से सॉल्स द्वितीय से खरीदा। नहीं, 1867 1867 में बॉम्बे ने पश्चिमी तट पर कंपनी के रूप में सूरत का स्थान ले लिया। यस, ये बात सत्य है। और 1868 में सर जॉन साइल्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट से कई मुगल जहाज़ों को अपने कब्जे में ले लिया और हज यात्रियों के आवागमन को बाधित कर दिया। यस, ये कथन सत्य है। इसका ऑप्शन 2, इसका मतलब आपका जो कथन है वो बी राइट हो जाएगा। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। बंगाल में अंग्रेजों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अंग्रेजों ने 1698 में बंगाल के गवर्नर से 3 गांव सुल्तानी, कोलकाता और गोविंदपुर खरीदे। कौन कौन से गांव खरीदे? 25 क्वेश्चन है।
बिल्कुल ये कथन सत्य है। उन्होंने 1699 में बंगाल के मुगल गवर्नर की अनुमति से सुल्तानती में अपने कारखाने की किलेबंदी की। ठीक है, यस। ओके, आगे ध्यान दो कि 1700 में बंगाल स्थित सभी अंग्रेजी बस्तियों को फोर्ट विलियम के एक अध्यक्ष एवं परिषद के विशिष्ट नियंत्रण में कर दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका जो 25वां क्वेश्चन है इसके अंदर जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एक और 25वें क्वेश्चन के जो अंदर आपका ऑप्शन राइट है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट। एक और तीन। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 1599 में व्यापारियों के एक समूह द्वारा गठित किया गया जिसे मर्चेंट एडवेंचर्स के रूप में जाना गया। इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत हाई क्वालिटी के डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें पहला कथन बिल्कुल सत्य है। इसे 1600 में रानी एलिजाबेथ द्वारा चार्टर प्रदान किया गया जिसके अंतर्गत उसे अनिश्चित काल के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार मिला। नहीं, अनिश्चित काल के लिए नहीं मिला था। और 1609 में जेम्स प्रथम द्वारा कंपनी के पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। नहीं। तो और 1608 में सूरत में एक कारखाना खोलने का निर्णय लिया गया। तो एक और चार इसमें राइट है। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमिक क्रम क्या है? जहांगीर के फरमान से अंग्रेजों को सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली। ओके, मसूलीपट्टनम एक अंग्रेजी कारखाने की स्थापना की गई। मसूलीपट्टनम जो है वो अंग्रेजी कारखाने की स्थापना की गई। तो आगे देखो, तो आपका जो पहला है वो 2 नंबर का हो जाएगा, ये आपके 1 नंबर पे हो जाएगा, ये आपके 4 नंबर पे हो जाएगा, ये आपके 3 नंबर पे हो जाएगा। तो दूसरा, पहला, चौथा, तीन, इसमें जो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्लाइव के नेतृत्व में जनवरी 1757 में कलकत्ता पर फिर से कब्जा करने के बाद सिराजू दौला ने लगभग सभी मांगों को मानते हुए अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। तो ये कौन सी संधि थी? तो 28 के अंदर जो संधि थी वो आपकी थी आली नगर की संधि। सिराजू दौला के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उसने जून 1756 के अंत 56 में कलकत्ता की घेरबंदी कर दी और उस पर कब्जा कर लिया और वह कलकत्ता को मीर जाफर के हवाले कर मुर्शिदाबाद लौट गया। नहीं, वह उस ब्लैक होल त्रासदी के लिए जिम्मेदार नहीं था जिसे 123 अंग्रेजों को मौत हो गई और अंग्रेजों के विरुद्ध प्लासी की लड़ाई में उसे अपने रईसों एवं सैनिकों को पूरा समर्थन मिला। तो सिराजुद्दौला के बारे में 29वें में कौन कौन से कथन राइट हो जाएंगे? तो आपका सी राइट हो जाएगा, एक और तीन। ठीक है, 29 के अंदर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे, मीर जाफर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्लासी के युद्ध से पहले वह सिराजुद्दौला का दीवान था। ये तो गलत है। अंग्रेजों द्वारा नवाब बनाए जाने के बाद उसने अंग्रेजों की बर्दवान की जिम्मेदारी प्रदान की। नहीं, तो ये दोनों कथन गलत है। एक और दो, ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। अंग्रेजों की जगह डचों को ले आने के उसके प्रयासों को बेदरा में हुई उसकी हार के साथ धक्का लगा, ये भी सही है। उसने स्वेच्छा से अपनी दामाद मीर कासिम को अपने सिंहासन फोड़ दिया, यही ठीक है। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। ठीक है ना, इनको मिलान करना है भाई। तो मैं इसमें डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, आप लोग कर लेना। इसका जो आंसर है वो बी है। ठीक है ना, तो एक में बी यानी रॉबर्ट क्लाइव प्लासी में चला जाएगा, दो में ए बक्सर की लड़ाई में चला जाएगा, तीन में सी ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। कथित ब्लैक होल ट्रेजेडी कहाँ पर स्थित है? तो 32 का आपका जो कथित ब्लैक होल ट्रेजेडी है वो आपके कलकत्ता के अंदर स्थित है। हैदर अली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हैदर अली के बारे में कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही नहीं है? तो
उसने मैसूर के हिंदू वोडिया राजवंश के शासकों के अधीन राज्य की सेवा में एक सैनिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। ये सही नहीं है, और ये आपका 2 नंबर का कथन है, तो ये तो आपका ऑलरेडी सही होगा। तो ऑप्शन इसके अंदर ए राइट हो जाएगा। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो 34 के अंदर जो आपका सही जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ए है। पहला सी में चला जाएगा, दूसरा ए में चला जाएगा, तीसरा डी में चला जाएगा, और चौथा बी में चला जाएगा। निम्नलिखित को यहाँ पे भी आपको मिलान करना है 35 में, तो 35 वाला भी देखो। 35 में जो ऑप्शन राइट है वो डी राइट है। ए फर्स्ट, 2 सेकंड, मतलब डी में। 3, जो 3 है वो किस में जाएगा, सी में जाएगा। 4 है वो किस में चला जाएगा, बी में चला जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है ना, कौन सा कथन जो है वो गलत है? ठीक है, 36। तो 36 के अंदर जो आपका ऑप्शन गलत है वो आपका केवल और केवल एक है, क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1746 में शुरू और 1784 में समाप्त हुआ। ये गलत बात है। ये जो आपका प्रथम आंग्ल मैसूर है वो 1767-69 है, सॉरी, 1767 टू 69। ठीक है, द्वितीय मैसूर 80 और 84 में, वही बात सत्य है। उसके बाद में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखो, इस युद्ध का तात्कालिक कारण टीपू का त्रावणकोर क्षेत्र के एक भाग पर कब्जा करना था, जिसका राजा अंग्रेजों का सहयोगी था। ये कथन जो है वो गलत है। ठीक है ना, और इसके अंदर जो है अंग्रेजों के बाद निजाम के साथ, मराठों के साथ अपने संबंध सुधारने शुरू किए, और टीपू ने त्रावणकोर के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी थी, और त्रावणकोर अंग्रेजों का एक मित्र राज्य था। ठीक है ना। टीपू नया कॉर्नवालिस द्वारा हस्तांतरित रंगपट्टनम की संधि में निहित था। ठीक है ना। तो 38 के अंदर देखो, 38 के अंदर टीपू के लगभग आधे राज्य क्षेत्र का समर्पण, जिन्हें अंग्रेज निजाम एवं मराठों के बीच में बांटा जाना था। ठीक है, ये बात सत्य है। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में टीपू सुल्तान द्वारा 3 करोड़ रुपए का भुगतान। ठीक है, ये भी बात सत्य है। श्रीरंगपट्टनम में ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात थी, नहीं। टीपू द्वारा अपने 2 बेटों को ब्रिटिश को बंधक बनाकर सौंप दिया गया, तो ये भी बात सत्य है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 38 में, सी। और 39, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस युद्ध का एक कारण ये भी था कि टीपू ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ गठबंधन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। क्या ये बात सत्य है? यस। और इस युद्ध के बाद टीपू को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और मार डाला। नहीं, मारा नहीं, उसकी वीर गति ऑटोमेटिक हो गई थी वहीं पे। तो इसमें आपका ऑप्शन एक राइट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, मैसूर राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर के एक बड़े भाग को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, मैसूर ने शासक के साथ एक महत्वपूर्ण सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। दोनों कथन जो है वो सत्य नहीं है। सी, एक और दोनों, यानी ये तीन नहीं, दोनों सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। देखो, मैसूर ने ब्रिटिश के साथ सहायक संधि करी और एक ब्रिटिश रेजिडेंट मैसूर दरबार में तैनात कर दिया गया। और जो आपका श्रीरंगपट्टनम था, तो उसको भी वोडिया राजवंश को देकर के मामला सेट कर लिया था, इनको हासिल नहीं किया था। ठीक है ना। तो आपका ये पूरा है वो दूसरा अध्याय के जितने भी एमसीक्यू है वो सारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अपन तीसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे, नोट्स एंड जीके की। तब तक के लिए बाय बाय बाय। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, पीडीएफ। ठीक है ना। तो लक्ष्मण धारा करके आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना।